Today's our new topic is hepatitis B. हम हिपेटोबिलियरी जो पेनक्रियाटिक सर्जरी पढ़ रहे थे उसमें हम हमारा आई थिंक ये सिक्स्थ या सेवन्थ वीडियो है। तो आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे हिपेटाइटिस बी। ठीक है, हिपेटाइटिस बी पे बहुत बार क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसके बारे में हमें जो जो इम्पोर्टेंट स्टफ है उसको कंप्लीट करना है। सबसे पहले हिपेटाइटिस बी के बारे में सबसे मेन पॉइंट एक नोट्स बना के आप एक अलग से एक पॉइंट डालोगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक सबसे पहले अपना नोट डालोगे, उसमें अपने को याद रखना है एक्सीडेंटल जो एक्सीडेंटल निडल स्टिक इंजरीज होती है, एक्सीडेंटल जो निडल स्टिक इंजरी होती है, ठीक है, उसमें हमको ये याद रखना है कि कितने परसेंट चांस होता है कौन से वायरस में ट्रांसफ़र होने का। तो हमको सबसे पहले याद रखना हेपेटाइटिस बी। अगर हमसे कोई पूछेगा कि हेपेटाइटिस बी का कितने परसेंट चांस होता है ट्रांसफ़र होने का, अगर एक्सीडेंटल निडल स्टिक इंजरी है तो सबसे ज़्यादा है। कितना है? 22 से लेकर 22 to 30% चांस होता है। तो ये डाटा एक तो याद रखो कि अगर हेपेटाइटिस बी एक्सीडेंटल निडल स्टिक इंजरी हो जाती है अगर किसी को सैम्पलिंग लेने के दौरान, या कोई पेशेंट ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है और आप ब्लड सैंपल वगैरह ले रहे थे और निडल प्रिक हो गया, तो हेपेटाइटिस बी 22 to 30% चांस है ट्रांसफ़र होने के लिए। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं हेपेटाइटिस सी के बारे में। ठीक है, हेपेटाइटिस सी कितना बोलता है? हेपेटाइटिस सी बोलता है हेपेटाइटिस सी कम होता है, 1.8 से लेके 3% के करीब रहता है हेपेटाइटिस सी के बारे में। तो ये दो हमको याद हो गया। अच्छा, ये दोनों याद है तो HIV हम कैसे भूल जाए? तो HIV भी याद कर लेते हैं यहीं पे। अगर मैं एक्सीडेंटल निडल स्टिक इंजरी की बात करूं HIV की, तो HIV बहुत कम है, 0.3% के करीब है, 0.3% के करीब है HIV वाला पार्ट। तो ये जो 3 पॉइंट है वो हमने क्लियर कट याद रखना। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस पॉइंट पे। हेपेटाइटिस बी याद रखेंगे कितना है, 22 to 30% सबसे ज़्यादा। फिर हम याद रखेंगे हेपेटाइटिस सी, वो कितना है, तो हमको याद रखना है 1.8 से 3%। और तीसरे नंबर पे अपने को याद रखना है HIV 0.3। तो सबसे कम कौन सा है? HIV है। सबसे ज़्यादा कौन सा? हेपेटाइटिस बी है। ठीक है, ये वाला पार्ट हमको याद रखना है। अब हम अगर हम आपसे एक ये पूछते हैं लगभग कि हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है ना, तो आप यहीं पर डाटा याद रखो कि अगर मैं कहता हूँ हेपेटाइटिस बी के बारे में कि इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, ठीक है, तो अपने को याद रखना है कि जो हेपेटाइटिस बी होता है उसका इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है वो कितना होता है, तो आपको याद रखना होगा 30 से लेके 180 डे के करीब होता है हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, 30 से लेके 180 डे के करीब इंक्यूबेशन पीरियड होता है हेपेटाइटिस बी का। ठीक है, तो ये तो 2 पॉइंट हमने क्लियर कट याद कर लिए। ठीक है, अब हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड डन हो गया, जो हमको याद रखना है 30 to 180 डे। एक्सीडेंटल निडल स्टिक इंजरी याद हो गया, अगर होगा तो 22 to 30% हमको याद रखना है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हमने क्लियर कट कर लिए। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, जो हमको याद क्या रखना है। अगर हम मान लीजिए कि अगर हम बोलते हैं कि हेपेटाइटिस बी जो होता है ना, अगर हमसे कोई पूछता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका शेप कैसा है, तो हेपेटाइटिस बी जो होता है, अगर आपने एक सिंपल क्वेश्चन याद रखना, अगर आपने इसको मान लीजिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देखा, अगर आपने हेपेटाइटिस बी को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देखा तो ये कैसा देखने को मिलेगा? ये आपको या तो स्फेरिकल मिलेगा या आपको ट्यूबुलर मिलेगा। तो ये 2 प्रकार का इसका शेप होता है, उनके बारे में एक तो आप जानकारी रखो, पहले याद रखो, या तो स्फेरिकल शेप मिलेगा आपको, स्फेरिकल शेप मिलेगा, या हो सकता है आपको ट्यूबुलर इन शेप मिले। तो ये 2 MCQ आपके यहाँ पे तैयार हो गए। सिंपल अगर उसने पूछना रहा तो आपसे पूछ लेगा कि हेपेटाइटिस बी का शेप कैसा है, तो आपको याद रखना है या तो स्फेरिकल शेप है या ट्यूबुलर इन शेप। ठीक है, अब हम इस डायग्राम को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं स्फेरिकल के बारे में बात कर रहा हूँ तो हमको इसमें क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका हेपेटाइटिस बी का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये अगर एक हम बिल्कुल एक रफ डायग्राम बनाते हैं तो ये मान लीजिए हेपेटाइटिस बी का स्ट्रक्चर है। तो उसमें जो सबसे आउटर मोस्ट जो पार्ट है उसमें अपन बोलते हैं हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन मिलता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन मिलता है।
फिर उसके अंदर मतलब अगर सबसे पहले हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन मिला, फिर उसके जो सेकेंड लेयर होती है इनर मोस्ट में, यहाँ पे हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन होता है। तो ये जो रेड रेड से मैं मार्किंग कर रहा हूँ ये और कुछ नहीं होता है, इसको बोलते हैं अपन हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन, हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। अब उसके बाद ये दोनों के बीच में ये जो हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन है और एस के बीच में मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई स्ट्रक्चर है, ये वाला पार्ट, इसको अपन यहाँ पे बोलते हैं हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन। ये तीनों स्ट्रक्चर पे मैं क्यों इसको डायग्रामेटिकली समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी इनका हम जब हम पढ़ेंगे हेपेटाइटिस बी पे जो क्वेश्चन आते हैं उनमें इन तीनों का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि हाँ, एक हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन होता है, हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन होता है और एक हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन होता है। ठीक है, ये तीनों हमको एक तो एंटीजन याद रखना जरूरी है ना। उसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो यहाँ पे बिल्कुल इनर मोस्ट जो इसका पार्ट है, बिल्कुल अंदर की तरफ जो है यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम होता है, डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम होता है। एटलीस्ट अभी आप फेमिलियर हो गए इनके कुछ एंटीजन के नाम से कि हाँ, हेपेटाइटिस बी सरफेस होता है, हेपेटाइटिस बी कोर होता है और हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन होता है। ठीक है, अगर आपको इनके बारे में जानकारी है तो बहुत फायदा मिलने वाला है आपको क्वेश्चंस में। अब दूसरा पार्ट जो हमको याद रखना है कि हेपेटाइटिस बी के बारे में, जैसे मान लीजिए हमसे कोई अगर सवाल पूछता है कि इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, हेपेटाइटिस बी है अगर तो उसका मेन रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, रूट ऑफ ट्रांसमिशन अगर हमसे कोई पूछेगा हेपेटाइटिस बी का, तो आपको क्या याद रखना है, मोस्ट कॉमन रूट जो है, मोस्ट कॉमन रूट जो होता है वो हमको याद रखना है इसका पर क्यूटेनियस रूट, लाइक सेक्सुअल ट्रांसमिशन। ठीक है, तो इसका मोस्ट कॉमन अगर कोई सा रूट है, मोस्ट कॉमन रूट है, तो हम बोल सकते हैं पर क्यूटेनियस रूट। ठीक है, उसमें हमको क्या याद रखना है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन। तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन मोस्ट कॉमन रूट है हेपेटाइटिस बी के ट्रांसफर होने का। ठीक है, ये वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर कट रखना है। हेपेटाइटिस बी का मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन है। दूसरा रूट सबको पता है कि ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो है ही, इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है, पर जो सबसे मेन मोस्ट कॉमन रूट अगर हमसे पूछ रहा है सबसे प्रेफरेंस में, तो हमारा आंसर होगा सेक्सुअल ट्रांसमिशन रूट। ठीक है, ये दो पॉइंट हमें क्लियर हो गए यहाँ से। तो बेसिक हमने क्लियर किया कि हेपेटाइटिस बी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, स्फेरिकल शेप, ट्यूबुलर शेप, याद हो गया। एक्सीडेंटल निडल स्टिक इंजरी हमको याद है, हेपेटाइटिस बी अगर है तो 20 to 30%, हेपेटाइटिस सी है 1.8 to 3%, HIV 0.3। रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्लियर, इनमें इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन आउटर मोस्ट है, अंदर कोर है, इन दोनों के बीच में हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन। ठीक है, अच्छा अब ये वाला डाटा तो चलो ठीक है, समझ में आ जाता है कि जो इम्पोर्टेंट, अच्छा इसका क्या इम्पोर्टेंट रोल है इन एंटीजन्स का, है ना। तो हम ये बोलते हैं इसमें कि आप यहीं पे सबसे मेन याद रख लो, है ना, कि HPS अगर हम जैसे मान लीजिए इन एंटीजन्स के बारे में अगर हम कुछ पढ़ते हैं तो हमें क्या क्या याद रखना है। अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ HBS एंटीजन, ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं सरफेस एंटीजन। क्या बोलते हैं, सरफेस एंटीजन। ठीक है, इसके बारे में जानकारी है। अब मान लीजिए हम कहते हैं HBC एंटीजन, मतलब एक कोर एंटीजन। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा इस बात को बिल्कुल याद रखना कि ये जो हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है कोर एंटीजन। ठीक है, इसका नाम क्या है, कोर एंटीजन। और ये कोर एंटीजन ऐसा होता है कि ये कभी भी ब्लड में नहीं मिलता। कोर एंटीजन जो होता है ये कहाँ मिलता है, कोर एंटीजन हमेशा मिलता है कहाँ पे मिलता है, न्यूक्लियस ऑफ हिपेटोसाइट। जो भी हिपेटोसाइट्स है उसके न्यूक्लियस में मिलेगा ये हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन। बट ये कभी भी, जो हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन है, ये कभी भी कहाँ नहीं मिलेगा आपको, कभी भी नेवर फाउंड इन ब्लड में कभी भी हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन नहीं मिलेगा। तो फिर क्या मिलेगा,
अगर हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा ब्लड में, हमें मिलती है हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडी। क्या मिलता है, हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट जो यहाँ पे कोर एंटीबॉडी हमको देखने को मिलती है। ये अभी हम पढ़ेंगे आगे, जब हम एक चार्ट पढ़ेंगे तो उसमें हमको एंटीबॉडी मिलती है। कभी भी हमको एंटीजन नहीं मिलेगा, कभी भी हमको एंटीजन नहीं मिलेगा। क्या मिलेगी, हमेशा हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडी हमको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए ये 2 पॉइंट तो चलो ठीक है, क्लियर है ना, कि कोर एंटीजन कभी अपीयर नहीं हो रहा है ना, हेपेटाइटिस बी कोर के अगेंस्ट एंटीबॉडी जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। अब इसमें एक और एंटीजन के बारे में भी हमने बात करी, एक और हमने क्या पढ़ा, HBE एंटीजन। ठीक है, तो ये ई एंटीजन क्या क्या मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है HB एंटीजन। HB एंटीजन का सिंपल सा फंडा है, वो रेप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। HB एंटीजन क्या करता है, रेप्लिकेशन और हाईली इन्फेक्टिविटी के बारे में बताता है। हाईली इन्फेक्टिविटी और रेप्लिकेशन के बारे में बताता है। तो 4 एंटीजन पढ़े हमने, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन, कोर एंटीजन कभी भी ब्लड में नहीं मिलेगा। फिर हमने एंटीबॉडी मिलेगी आपको हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन, जो रेप्लिकेशन और हाईली इन्फेक्टिविटी के बारे में हमको जानकारी देता है। ठीक है, अब मान लीजिए ये वाला डाटा हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम इन पेशेंट्स में मतलब क्या क्या जो मेन फीचर्स है इसमें जिनको हम देखेंगे। अब मान लीजिए कि एक पेशेंट है हमारे पास, एक मतलब मान लीजिए क्लिनिकल केस। ठीक है, तो उस क्लिनिकल केस में हम क्या देख रहे हैं कि वर्टिकल ट्रांसमिशन कैसा है मदर टू बेबी। मतलब मान लीजिए एक यहाँ पे हम क्लिनिकल केस एक डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक मान लीजिए हम एक क्लिनिकल केस डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्लिनिकल केस के बारे में ये था कि हमारा जो मेन एजेंडा है, अभी हम वर्टिकल ट्रांसमिशन पे बात कर रहे हैं। वर्टिकल ट्रांसमिशन पे हम अभी बात कर रहे हैं कि मतलब मदर से बच्चे में इन्फेक्शन जाने का क्या चांस होता है, क्या सिनारी होता है। तो उसका एक सिंपल सा फंडा है, जैसे मान लीजिए एक कमर्शियल सेक्स वर्कर है। ठीक है, एक फीमेल है, वो कमर्शियल सेक्स वर्कर है। ओके, सेक्स वर्कर। अब ये जो कमर्शियल सेक्स वर्कर है, ये 3rd ट्राइमेस्टर में आई थी हॉस्पिटल सबसे पहले। इन 3rd ट्राइमेस्टर में ये पेशेंट आई है ना, 3rd ट्राइमेस्टर में आई उसकी प्रेगनेंसी के दौरान। एक कमर्शियल सेक्स वर्कर है, वो 3rd ट्राइमेस्टर में आई, प्रेग्नेंट हो गए, मतलब प्रेग्नेंट थी और 3rd ट्राइमेस्टर में आई। हमने उसके जब हेपेटाइटिस बी के जब हमने उसके पूरा जो वायरल मार्कर का जब पैनल करवाया तो हमको उसमें कुछ फाइंडिंग्स मिली। क्या मिला, तो इसमें 2 सिनारियो मिला। पहला सिनारियो ये रहा कि इस पेशेंट में हमने देखा तो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है। एंटीजन पॉजिटिव मतलब इन्फेक्शियस है ये। और हमने ये देखा कि हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन भी पॉजिटिविटी है। तो अब आप इस 2 चीज़ से एक चीज़ तो समझ गए कि हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव मतलब हेपेटाइटिस का केस तो है, और ई एंटीजन है मतलब कि रेप्लिकेशन ज़्यादा है और हाईली इन्फेक्शियस भी है। रेप्लिकेशन भी है और हाईली इन्फेक्शियस भी है। तो अब इस पेशेंट में अगर 3rd ट्राइमेस्टर में आ रही है तो कितने % चांस है कि ये इन्फेक्शन बेबी को ट्रांसफर होगा, तो 90% चांस है। कितने % चांस है, 90% चांस है कि ये इन्फेक्शन मदर से मदर टू बेबी ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, मदर टू बेबी ट्रांसफ़र हो जाएगा। 90% चांस है। क्यों, क्योंकि 3rd ट्राइमेस्टर में ही एक तो फीमेल और हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव आया, उसका ई आया, हाईली इन्फेक्शियस है, रेप्लिकेशन है, तो 90% चांस है कि मदर से बेबी में चले जाएगा इन्फेक्शन। ठीक है, ये वाला पार्ट समझ में आ गया। अब सवाल आया कि हम कैसे मैनेज करेंगे। सवाल ये है कि हम कैसे मैनेज करेंगे, उस बेबी को हम कैसे मैनेज करेंगे। अब हमको तो यकीन है कि यार उसमें इन्फेक्शन होना ही है, तो हम इस पेशेंट को कैसे मैनेज करेंगे। तो जैसे बेबी का जन्म हुआ, बेबी बॉर्न हुआ, तो बेबी का जो मेन ट्रीटमेंट है वो क्या है ना।
तो हमारे पास दो रास्ते हैं, एक तो अपन पैसिव इम्यूनिटी पे ध्यान देते हैं इस पेशेंट में, और फिर अपन एक्टिव इम्यूनिटी है वो तो वाला है ही पार्ट। तो क्या करना है देखें, तो इन पेशेंट का जो ट्रीटमेंट वाला पार्ट है वो बड़ा सिंपल है। उसमें क्या करना है, हेपेटाइटिस बी की जो इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, ठीक है, आप हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन दे दो पेशेंट में IM इंट्रामस्कुलर, गिवन हैज एसएफ हैज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके आपको सबसे पहले हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन IM देना है बेबी को। अब समय पूछ लिया कितने समय में देना है, तो हम कहते हैं विद इन लेस देन 12 आवर ऑफ बर्थ, लेस देन 12 आवर ऑफ बर्थ, ठीक है। 12 घंटे के पहले पहले हमें हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन IM देना है उस पेशेंट को, ठीक है। पहला पार्ट तो ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, वैक्सीनेशन तो बिल्कुल करना ही है उस बच्चे का। तो पहले हमने हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन दी है एज सुन एज पॉसिबल, प्लस उसके बाद हमने उस पेशेंट को हेपेटाइटिस बी वैक्सीन भी दिया, प्लस हेपेटाइटिस बी वैक्सीन भी हमने उस पेशेंट को दिया, ठीक है। 3 डोजेज रहते हैं वैक्सीन के हम जो दे रहे हैं, या तो हम 0, 6 3 डोज, जैसे जो 0 डे पे 6, या तो हम 10 पे या 14th वीक पे, ये 3 डोज हमको देना है उस पेशेंट को, पर हमने अभी 0 डोज दे दिया है। तो एक ये वाला जो क्लिनिकल सिनारियो सबको समझ में आ गया, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, ई एंटीजन 90% चांस है, मदर से बेबी ट्रांसफर, व्हाट योर स्टेप ऑफ मैनेजमेंट, तो क्या है, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन IM देना है एज सुन एज पॉसिबल। ये एक तरीके से पैसिव इम्यूनिटी दे रहे हैं हम पेशेंट को, पैसिव इम्यूनिटी दे रहे हैं 12 घंटे से पहले पहले। फिर हम पेशेंट में क्या कर रहे हैं, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दे रहे हैं उस बच्चे में, ठीक है। तो ये एक एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट हो गया, डन। अब हम अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। पहला सवाल जब हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने कहा हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के बारे में हमने कहा। एक और बात इसमें यहीं पे याद रख लो कि ये फर्स्ट एंटीजन होता है, ये मतलब फर्स्ट अपीयर होता है, फर्स्ट टू अपीयर इन ब्लड, फर्स्ट टू अपीयर, ठीक है। फर्स्ट टू अपीयर होता है कौन, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। अभी अपन इसके बारे में पढ़ेंगे जब अपन एक टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ठीक है। तो उसमें आप ये मान लीजिए कि हेपेटाइटिस जो सी है, अभी हम इसके बाद वाले लेक्चर में हेपेटाइटिस सी के बारे में भी पढ़ेंगे, बट अभी हमारा जो मेन एजेंडा है वो है हेपेटाइटिस बी के बारे में, ठीक है। अब हम इसमें मेन पार्ट क्या पढ़ेंगे, हम बोलते हैं कि जनरली क्या होता है कि पेशेंट्स में जो हेपेटाइटिस बी के जो केसेस होते हैं, है ना, अगर हम इन पेशेंट्स के बारे में बात करें तो नॉर्मली ऐसा बोलते हैं कि 90% केसेस ठीक हो जाते हैं। 90% जो केसेस होते हैं वो नो नीड ऑफ ट्रीटमेंट। एक्यूट अगर हेपेटाइटिस बी का केस है आपके पास, एक्यूट हेपेटाइटिस बी का यदि केस है तो वो रिकवर हो जाते हैं 90% केसेस में, नो नीड ऑफ ट्रीटमेंट। सिर्फ हमको सिम्टोमेटिक पेशेंट में मैनेजमेंट करना पड़ता है, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करना पड़ता है पेशेंट में, ठीक है। ये वाला पार्ट हमको याद है। ये वाली कहानी एक्यूट हेपेटाइटिस बी के ट्रीटमेंट के, नो नीड ऑफ ट्रीटमेंट, सिंपैथेटिक मैनेजमेंट करना पड़ता है। बट ये हमेशा तो ऐसा होगा नहीं ना, तो कुछ ऐसी सिनारियोज होते हैं जिसमें ये चीज़ नहीं मतलब काम करती है। कब काम नहीं करती है, जिसके बारे में हमको जानकारी रखना है। जैसे मान लीजिए कि इस पेशेंट में हमने देखा कि ये जो मार्कर थे हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, कोर एंटीजन वगैरह, ये पॉजिटिव, मतलब कोर एंटीबॉडी पॉजिटिव थी, हेपेटाइटिस बी एंटीजन भी पॉजिटिव था। फिर हमने जब पेशेंट्स का क्या करवाया, मान लीजिए हमने पेशेंट का हेपेटाइटिस बी वायरल DNA PCR के द्वारा करवाया, और मान लीजिए अगर हमको उसमें वैल्यू मिल रही है मोर देन 2 × 10⁴ इंटरनेशनल यूनिट पर DNA,
मान लीजिए हमको ये पार्ट हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। कौन सा पार्ट देखने को मिल रहा है? यदि हमने ये सब मार्कर करवाया तो हमने हेपेटाइटिस बी वायरल डीएनए भी करवाया पीसीआर के द्वारा, उसमें अगर मोर देन 2 × 10⁻⁴ इंटरनेशनल यूनिट हमको देखने को मिल रहा है। प्लस अगर हम पेशेंट में इसके साथ साथ अगर हमने डबल हो गया अगर जीपीटी का लेवल, तब हमको पेशेंट को दवाई देना है, तब हमारे को पेशेंट को दवाई देना पड़ेगी। और दवाई कौन सी है जो देना है? अब ट्रीटमेंट क्या करोगे? अब सवाल आता है ना, अब ट्रीटमेंट क्या करोगे? तो अब के ड्रग ऑफ चॉइस याद रखना। जब ये वाली कंडीशन भी आ रही है, मार्कर करवाए उसके साथ आप पूरे ये भी करवाए, अगर इसका लेवल कम है तो ठीक है, हो सकता है ठीक हो जाए वो अपने आप। बट अगर ये वाला पार्ट भी हमको ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो फिर हमारे पास जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है? तो ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पास 2 दवाइयाँ हैं। हम या तो टेनोपिवीर दे सकते हैं या एंटीकावीर दे सकते हैं, एंटीकावीर, ठीक है। तो ड्रग ऑफ चॉइस में हमने क्या याद रख लिया? टेनोपावीर या एंटीकावीर। कितने दिन के लिए देना है इसको? टेनोपावीर एंटीकावीर, तो लगभग हमको इसको 48 वीक्स के लिए दवाई को देना है, ठीक है। तो हमने अब इसमें जो जो मेन पॉइंट्स है वो सारे हमने क्लियर कर लिए, ठीक है, कि हमको कब क्या याद रखना है ना। नॉर्मली हमको समझ में आ गया है कि अगर एक्यूट हेपेटाइटिस का केस है तो हमको उसमें क्या करना है, हमको ट्रीटमेंट पार्ट क्लियर है ना। अगर हमको दिख रहा है कि पेशेंट में हमने पीसीआर एचबीवी डीएनए करवाया पेशेंट का, और वो भी अगर 2 गुना से ज़्यादा बड़ा हुआ आ रहा है, तब हम ड्रग ऑफ चॉइस के बारे में बात करेंगे। तो हम टेनोफाविर दे सकते हैं या हम एंटीकावीर भी दे सकते हैं, ठीक है। दो पार्ट भी हमें क्लियर हो गए, है ना। तो टेनोफाविर या जो एंटाकावीर था, वो अगर हमसे कोई डोज पूछेगा इसका, और ज़्यादा डिफिकल्ट पूछना हुआ तो क्या पूछ लेगा? उसने डोज पूछा मान लीजिए, तो आपको डोज कितना याद रखना है टेनोफाविर का? टेनोफाविर जो होता है उसका डोज